हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक के बाद एक टॉपिक वाइज, एक सीरियल वाइज आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सीटेट में, जितने भी आते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा कुछ फालतू का आपको नहीं कराऊंगा। तो आज हम लोग गणित शिक्षण की महत्वपूर्ण जो भी विधियाँ होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला वीडियो है और ऐसे क्रम से वीडियो आते रहेंगे। छोटे कक्षाओं के लिए जो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है खेल मनोरंजन विधि। जैसा कि एनसीईआरटी भी मानता है कि जो खेल होता है, खेल विधि होती है, वो जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि बच्चे खेल से ही सीखते हैं। तो छोटी जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है वो खेल मनोरंजन विधि। रेखा गणित की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है विश्लेषण, क्योंकि रेखा गणित जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसमें हमें विश्लेषण करना पड़ता है। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन और निगमन विधि। ये जितनी भी विधियां हैं, अगर आप डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन विधि। जो कोई भी नया क्वेश्चन आता है, नया प्रश्न आता है, उसकी जो सॉल्व करने की विधि होती है आगमन विधि। स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि, अगर कोई भी अपने आप सीखता है तो वो विधि होती है अनुसंधान विधि। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि। खेल क्यों आवश्यक होता है हमारे जीवन में, ये जो खेल का विषय है क्यों शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में, क्योंकि जो खेल होता है वो हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, इन तीनों के लिए सभी का संपूर्ण विकास करता है। इसलिए जो हमारी खेल विधि है एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं, इसलिए खेल विधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है विश्लेषण विधि, मैंने आपको ऊपर बताया। रेखागणितीय ज्यामिति। सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में आपको पता ही है कि प्रोजेक्टर, कंप्यूटर वगैरह काफ़ी कुछ इसमें खर्चा होता है। बीजगणित की शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है समीकरण विधि, क्योंकि अलजेब्रा जो बीजगणित होती है उसमें इक्वेशन वगैरह होती हैं, तो समीकरण विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है बीजगणित के लिए। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आप, अगर आपको कुछ ना भी पता हो तब भी आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से क्या सही हो सकता है क्या नहीं, इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तब भी आपका सीटेट ईजिली निकल जाएगा, आप इजिली उसको क्रैक कर सकते हैं। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है खेल विधि। खेल विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बार बार उसको लैंग्वेज, उसकी जो भाषा होती है वही बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देता है विश्लेषण विधि। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें प्रथम रूप होता है शिक्षण उद्देश्य का, और द्वितीय होता है अधिगम का, और तृतीय होता है मूल्यांकन का। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण उद्देश्य और अधिगम और मूल्यांकन तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, क्योंकि जब भी कोई टीचर आपको लेक्चर देगा, कोई आपको बताएगा, तो वो उस चीज़ की व्याख्या करेगा। तो उस चीज़ में जब भी कुछ व्याख्या करेगा टीचर, किसी चीज़ के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देगा, तो उस सेंटर में कौन होगा, हमारा टीचर होगा। और जो उस चीज़ को ग्रहण कर रहे होंगे वो जो छात्र होंगे उसको ग्रहण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु यानी कि जो हमारे सेंटर में रहता है वो कौन होता है, अध्यापक, और वही सक्रिय रहता है। व्याख्यान विधि में बोलता कौन है, टीचर, तो वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। बड़ी कक्षाओं में जब किसी के जीवन परिचय या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना होता है तो वहाँ पर व्याख्यान विधि उत्तम होती है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में या किसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में अगर हम छात्रों को बताते हैं, तो जो हमारा व्याख्यान विधि होती है हमारी, अगर हम छात्रों को बोलकर बताएंगे, उसके बारे में व्याख्या डिटेल में बताएंगे, तो उनको ईजिली समझ में आएगा, उसके बारे में वो लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो जो व्याख्यान विधि होती है वो अच्छी मानी जाती है।
प्राथमिक स्तर पर गणित स्मृति केंद्रित होना चाहिए, जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो गणित सिखाई जाती है वो एक मेमोरी यानी कि उसमें स्मृति केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बार बार उसको रिपीट करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार भूल जाते हैं छोटी कक्षाओं में। तो इसलिए जो गणित होनी चाहिए वो पुनरावृत्ति वाली होनी चाहिए। आप उनको बार बार सिखाएं, ऐसी चीज़ें पढ़ाएं जो बार बार उनके आगे भी आए और उस चीज़ का उसमें रिपीटिशन हो। गणित शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे हम। जो ज्ञान होता है, छात्र गणित के तथ्यों, जो फैक्ट होते हैं, शब्द होते हैं, सूत्र, सिद्धांत और संकल्पनाएं, संकेत, आकृतियां तथा विधियों, इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि गणित में क्या होता है, फैक्ट होते हैं, जो मैथ होती है हमारी, गणित होती है, फैक्चुअल होती है। और उसके जो शब्द होते हैं, कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जैसे जोड़, गुणा, घटाना, भाग, ये सारे जो शब्द आते हैं, सूत्र होते हैं, उसके फॉर्मूले आते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकल्पनाएं जो भी उसमें लगती हैं, संकेत, कौन कौन सी आकृतियाँ, जैसे कि ज्योमेट्री वगैरह में और आकृतियाँ आती हैं 3D 2D इन सब में, और जो उनकी विधियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उनको पहले परिचित कराते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, छात्र तथ्यों को, परिभाषाओं को, सिद्धांतों को आदि में त्रुटियों पता लगाकर उनको सुधार करते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई परिभाषा है या कोई फैक्ट है कोई, या कोई सिद्धांत है या कोई फॉर्मूला है, जैसे किसी हम अगर सवाल में लगाते हैं, किसी क्वेश्चन में लगाते हैं, तो जब तक उसके बारे में उसको पता नहीं होगा वो उसका सही है कि गलत उसका निर्धारण नहीं कर पाएगा, उसको सुधार नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसके बारे में हमें बताना होगा। तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर साधारण निष्कर्ष निकलता है। यानी कि उसको अगर तथ्य पता होंगे, सिद्धांत पता होंगे, उसका अगर पूरा सिद्धांत पता होगा तो वो आसानी से उसका निष्कर्ष निकाल लेगा कि उसमें सही है, गलती है या वो सही है। गणित की भाषा में संकेत, जो संकेत होते हैं और जो संख्याएं होती हैं, आकृति होती हैं, उनको भली बात वो पहचानने लगता है। व्यवहारगत परिवर्तन में अब बात आती है अवबोध की। संकेत, संख्याओं, नियमों, परिभाषाओं आदि में अंतर तथा तुलना करना, तथ्यों तथा आकृतियों का वर्गीकरण करना इसमें सीखता है। यानी कि दो आकृतियां हैं, एक बेलन की है और एक शंकु की है, तो दोनों में वो अंतर कर पाएगा कि हाँ कौन सी बेलन की है और कौन सी शंकु की है। या कोई दो फॉर्मूले लिखे हैं और उनके बारे में, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो दोनों में अंतर कर पाएगा कि हाँ इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ये उसका अवबोध है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किन्हीं दो आकृतियों का अगर छात्र वर्गीकरण करना सीख जाता है तो उसके अंदर क्या है, अवबोध है, कुशलता है, या व्यवहारगत परिवर्तन है, या ज्ञान है। तो आप टिक करेंगे अवबोध। अब बात करते हैं कुशलता की। विद्यार्थी गणना करने, ज्यामिति की आकृतियों, रेखा चित्र खींचने, आर्ट चार्ट आदि को पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गणितीय गणनाओं को सरलता और शीघ्रता से कर सकेंगे। ये सारी उसकी कुशलता आती है। कुशलता क्या होती है, जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ में कुशल हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। तो जैसे कि खींचना रेखा, पहले कोई भी छात्र होगा अगर प्राथमिक की बात करें तो पहले वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचेगा, फिर वो जैसे बार बार अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो उस चीज़ में निपुण हो जाएगा, वो उसकी कुशलता होगी। छात्र गणितीय गणनाओं को सरलता से, शीघ्रता से कर सकेंगे। जो भी जैसे जोड़ घटाना कुछ भी होगा तो पहले वो सिंपल से करेगा, पहले वो उंगलियों से गिनेगा, उसके बाद वो जब धीरे धीरे उसके हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो उसको आसानी से तुरंत बता देगा। अगर आप उससे पूछेंगे 2+2 तो तुरंत बताएगा 4, फिर उसको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें उसकी कुशलता में आएंगी। ज्यामितीय आकृतियों, रेखा चित्र, तालिकाओं, चार्टों आदि को पढ़ एवं खींच सकेगा, क्योंकि उसके वो हैबिट में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैथ्स के पेडागॉजी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली ईवीएस वगैरह की तो मिल जाती है, और जो मैथ्स होती है, क्योंकि सीटेट में जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए तो आते नहीं हैं, यही आते हैं, फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। तो अभी आपको पार्ट 1 था, धीरे धीरे पार्ट आगे भी जितने भी क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकेंगे वो आपके पार्ट आते रहेंगे, और ईवीएस के जैसे आ रहे थे वो आपको मिलते रहेंगे, जो भी बचे हुए थे। ओके, थैंक यू, एंजॉय करिए।